हेलो बच्चों। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप सभी ने सुना होगा, बट ये मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, आज इसको भी हम रिवील करने वाले हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों टॉपिक्स का डेरिवेशन किस तरह से होता है, क्या इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम नंदवाना, आपका फिजिक्स एजुकेटर, और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं कि उसका ओरिजिन कहां से है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की। हम जानते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ से इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जहां पर m मास है ऑब्जेक्ट का और a एक्सेलरेशन है। अब यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं। तो उसे मैं F नेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं F नेट इज इक्वल टू एम ए। ये एफ नेट सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने भी मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो किसी एक ऑब्जेक्ट पर, वो सारे हम कंसिडरेशन में ला चुके हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकाल लिए हैं। अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ये होता है यहाँ पर। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको ds बाई ds इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ s जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा ds बाई dt into dv by ds। नाउ ds by dt ये क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v dv by ds। तो ये हम जो रिजल्ट है इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन में, f इजिकल टू एम में। तो अब यहां से हम f नेट जो है वो क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी dv by ds, ऐसा करके लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं हम, तो f नेट इंटू डी एस इज इक्वल टू एम वी डी वी। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, यानी कि कोई भी एक स्टार्टिंग पोजीशन हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है, और दूसरा पॉइंट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरे पर्टिकुलर टाइम तक, जिस भी आप रेफरेंस की फॉर्म में बात करना चाहें, टाइम की फॉर्म में या पोजीशन की फॉर्म में या वेलोसिटी की फॉर्म में, कि इनिशियली कुछ सर्टेन वेलोसिटी था, बाद में कुछ सर्टेन वेलोसिटी हो गया। तो ये है, तो इंटीग्रेशन एफ नेट डी एस ये आपको क्या बताता है, इंटीग्रेशन एफ डी एस ये क्या बताता है, ये हमें बताता है वर्क डन। तो ये हमारा हो गया वर्क डन, एंड इज इक्वल टू एम एज इट इज। v का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2। तो ये 1/2 मैं यहां लिख दिया, और ये v स्क्वायर, और यहां लिमिट इनिशियल टू फाइनल, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल एंड देन v फाइनल। तो वर्क डन w से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हाफ m v final square minus v initial square, and we know that half mv square is what, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। तो यहाँ पर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये असल में क्या आ गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल किया है हमने, इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि जो वर्क किया है टोटल बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर, दैट इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहे हैं। और इसका हम मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जहां पर हम मैकेनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जहां पर हमको ऑब्जेक्ट दिया होता है, फोर्सेस दिए होते हैं, कहीं पर वेलोसिटी पूछा होता है किसी पोजीशन पर, कहीं पर पूछा होता है कि फोर्स कितना है, कहीं वहां पर फ्रिक्शन फोर्स होता है तो उसमें हमको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पूछा होता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर हम इस थ्योरम को यूज करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए असल में करना क्या होता है, हमें वहां पर देखना होता है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशंस हमें रिक्वायर है। वो इक्वेशंस हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, फिजिकल टू एम ए लगा करके, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, या फिर ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके, जहां से हमें वो इक्वेशंस मिलती है। तो ये इक्वेशन बनाने का एक तरीका है असल में। अब
इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट में करता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो वर्क डन है वो किसने किया है, नेट फोर्स ने किया है। ठीक है, नेट फोर्स यानी कि मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने लिया, ठीक है, सपोज इस ऑब्जेक्ट पर 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। force applied by us, force which is conservative and one force which is नॉन कंजर्वेटिव। इस सब का मतलब क्या है, देखिए ये हो गया हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पे हमारे क्वेश्चंस में मोस्टली हमको फ्रिक्शन देखने को मिलता है, तो आप अज्यूम कर लें कि यहाँ पर हम फ्रिक्शन की ही बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हम जानते ही हैं, कंजर्वेटिव फोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, और इस तरह के मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर हो सकता है। अब रही बात फोर्स अप्लाइड बाय अस, इसका क्या मतलब है, ये एफ अस जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि कोई भी फोर्स जो हमने अप्लाई किया। अब हमने अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि भाई हम जा करके डायग्राम में जो है ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम जहां प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि अगर ब्लॉक के साथ में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसे पुल किया जा रहा है, तो वहां पर जो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर कुछ इस तरह का सिस्टम वहां पर क्रिएट किया हुआ है कि एक्सटर्नल एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, या एफ फोर्स जो हम लगाते हैं अलग से, दैट एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इस टाइप की जो चीजें होती है वो सब इस कैटेगरी में लाई करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था उसमें हमने क्या कहा था, वर्क एंड दैट वर्क वाज डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो जाती है बात। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में हमको क्या क्या मिलेगा, यहां पर हमें ये तीनों फोर्सेस के वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय अस एज वेल एज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तीनों चीजें आ जाएगी, तो ये मेंशन कर देते हैं हम। तो वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख रहे हैं। अब यहां पर आप देखें, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां से एक चीज आपको क्लिक करना चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको डेल्टा यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा डिटेल्ड एक वीडियो आपको हमारे 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो दुनिया की किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ दैट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही चीज यहां पर हो रही है। आप अभी इसको इस तरह से समझे कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। तो वही मैंने कहा है कि ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स था WC, इसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं किससे, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका कहलाता है मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपका क्या हो गया यहां से बेटा, ये हो गया हमारा मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है कॉन्सेप्चुअली यहां पर भी, बट डिफरेंस सिर्फ इतना क्रिएट हमने किया है, इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाइड टर्मिनोलॉजी में लिख दिया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है, ताकि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर हमें बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना है, या स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना है, या किसी और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना है। क्यों, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी इजीली क्लिक करता है, हमें पता होता है mgh इज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर गए बढ़ गया, नीचे गए कम हो गया, तो ये हमको जल्दी से क्लिक करता है, यहां पर और कुछ नहीं है, बस इसी वजह से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म में लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि डायरेक्ट आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है, फोर्स नहीं दिया होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। तो उस केस में आप जो प्रीवियस वाला था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर ये काम आएगा। तो इट्स अप टू यू, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कहां पर आपको
पिछला वाला इक्वेशन इजी रहेगा या ये वाला इक्वेशन इजी रहेगा, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बेटा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली यू विल कम टू नो कि कहां पर हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारा क्या बना, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बात। अब यहां पर हम इसको इस तरह से समझे कि वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज हो गई। अब नॉन कंजर्वेटिव का जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव यहां पर इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी का लॉस कर रहा होता है। जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसका और रेफरेंस अच्छे से समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आप वो पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे 11th में, पूरे 12th में हर जगह वो चीजें काम आने वाली है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा साथ रहते हैं आपके सिलेबस में, कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जहां कंजर्वेटिव फोर्स वहां पोटेंशियल एनर्जी, तो वो डिटेल में मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहां पर हम बात करें कि नेगेटिव जो यहां पर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, हिसाब किताब लग रहा है। समझिए कैसे, मान लीजिए हमने कोई फोर्स लगाया जो कि वर्क डन बाय अस में आएगा, उसका वर्क डन, तो हमने कोई फोर्स लगाया, हमने 100 यूनिट वर्क किया। अब वो 100 यूनिट वर्क कहां जाएगा, कुछ चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, कुछ चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और कुछ हो जाएगा लॉस। लॉस क्यों होगा, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा वो लॉस कर देगा, जैसे कि फ्रिक्शन। तो सपोज हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया है, ठीक, वहां पर ब्लॉक के पास एक चार्ज भी है, ठीक है, चार्ज होने की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है पहले से ऑलरेडी। सपोज अब चार्ज होने की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके पास में क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी होगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक हो गया, इसके पास चार्ज है, ये रफ सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब मैं इस पर लगा रहा हूं फोर्स, तो अब ये फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय अस। मान लीजिए 100 यूनिट उसने वर्क किया। अब ये 100 यूनिट जो है वो कहां कहां जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी लेट्स अज्यूम कि ये सरफेस जो है वो भी रफ सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस जो है ये भी हमारा रफ सरफेस, ठीक है। तो 100 यूनिट इस फोर्स ने वर्क किया। अब ये 100 यूनिट जो है कहां कहां जाने वाला है, आप देखिए कि कुछ तो चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, कुछ यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ। मान लीजिए कि 10 यूनिट उसमें चला गया, ठीक है, 10 यूनिट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। बाकी मान लीजिए कि 50 यूनिट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ रफ सरफेस यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसका वर्क, यानी कि वहां पर एनर्जी लॉस होगा, तो कुछ एनर्जी वहां पर भी क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर जो है 40 लॉस हो गया, तो टोटल हो गया 100, ठीक है। तो अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको वर्क एनर्जी के जब भी क्वेश्चन करने हैं तो असल में क्या होता है, एट द सुपरफिशियल लेवल हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, किसका, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जूल की जो है उसका हिसाब लगा रहे होंगे, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल होता है, ठीक है, और एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो यहाँ पर क्या है कि कितना यूनिट वर्क किया किसी फोर्स ने, अब वो कहाँ जाएगा, वो जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, वो जा सकता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, वो जा सकता है एनर्जी लॉस में, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगा। तो यही हिसाब आपको लगाना है। समझ में आ रही है बात। तो बस अगर आप ये बेसिक चीज समझ गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं या मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, या कितना भी ट्विस्ट करके वो क्वेश्चन देता है, हमको ये चीज दिमाग में क्लियर होगी कि हम असल में क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, जैसे पैसों का लगाते हैं कि 100 रुपए थे, 50 जो है खाने में खर्च हो गए, 50 ट्रैवलिंग में खर्च हो गए, टोटल जीरो, बैलेंस जीरो, ठीक है। तो यही हिसाब बस आपको यहाँ पर लगाना है, बट आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक लेवल पर क्लियर होनी चाहिए, जो मैं करने का ट्राई कर रहा हूं, और ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो देख लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आगे और चल के बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रीली, बॉडी इज मूविंग फ्रीली, और दूसरा पॉइंट है कि देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
यानी कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी कि मोस्टली फ्रिक्शन की बात हो रही है, यानी फ्रिक्शन नहीं है और बॉडी फ्रीली मूव कर रही है। अब फ्रीली मूव कर रही है इसका मतलब क्या कि भाई हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो जो एफ अस था यानी वर्क डन बाय अस था वो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ना ही कोई ऐसा मैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड किया है जो कि फोर्स लगा रहा है। जो भी होंगे अपने आप जो फोर्स लग रहे होंगे वो लग रहे होंगे, हमने कोई फोर्स नहीं लगाना है वहां पर, और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर ऐसा होगा यानी कि फोर्स बाय अस भी जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो है, इसका मतलब क्या निकलता है कि वर्क डन बाय अस भी जीरो हो जाएगा और साथ ही साथ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा जो मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम था उसमें हमारे पास क्या बच गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय अस भी जीरो हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या था, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो असल में क्या बचा, के डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका क्या कह रहा है कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम का या बॉडी का, वो कांस्टेंट है, सेम है। और यही क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। और इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन ध्यान रखना जरूरी है, हर जगह नहीं टिका सकते, कंडीशन देखनी होगी कि कहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो कंडीशन है कि फ्रीली मूव करे, यानी कि हमने कोई फोर्स ना लगाया हो, और दूसरा देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल, यानी कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो आप उस सिस्टम या बॉडी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर तीनों बात हमने कर लिया बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे डिराइव होगा, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसको हमने कैसे एलेबोरेट किया फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, और एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से फिर फर्दर कैसे डेरिवेट हमने किया। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनके पीछे का आपको जो लॉजिक है, जो इनके पीछे का डेरिवेशन है, वो जानना बहुत जरूरी है। इनके एप्लीकेशन के लिए आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, देन यू विल कम टू नो कि कहां पर कैसी इक्वेशन बनेगी। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये सारी थ्योरम्स का मोटिव एक ही होता है कि हमें इक्वेशंस मिले, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स का जो लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन का लैंग्वेज है, वो मैथमेटिक्स ही है। तो मैथमेटिकली आपको इक्वेशंस बनानी होती है, उसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। तो इक्वेशंस आप इन्हीं तरीकों से बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम से या अलग अलग फॉर्मूला से। तो ये थ्योरम्स के बारे में आपको यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन दी, और इनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह से प्रैक्टिस करने होंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप हमारा 11th का प्लेलिस्ट, 12th का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स से वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाए गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स और बाकी स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।